गुड मॉर्निंग बच्चों। ठंडी वंडी काफ़ी अच्छी पड़ रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, पढ़ने में कम मन लग रहा होगा क्योंकि ठंड लग रही होगी। पढ़ाई में भी मन लगना चाहिए, ठंड को अपना काम करने दो भाई। ठंड का काम है ठंड लगना, ठंड पढ़ना, ज़्यादा ठंड पढ़ना, और आपका काम है पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ठंड को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। जब ठंड पूछ कर ठंड नहीं पड़ती है तो आप ठंड से पूछ कर क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे ML अग्रवाल से वेक्टर के। इसको सॉल्व करेंगे और आप इत्मीनान से पढ़ाई करते रहिए, टाइम नज़दीक आ रहा है बोर्ड का। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप इज़, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज़ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। पूछा गया क्या है, अगर ये दो डिफरेंट वेक्टर तो है ही, देख रहे हो दो डिफरेंट वेक्टर हैं, है ना, तो क्या ये इनका मॉडुलस इक्वल होगा? तो ये तो चेक करना पड़ेगा। आर द वेक्टर्स A एंड B आर इक्वल, कह रहे हैं क्या ये दोनों इक्वल है? भाई इक्वल तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्यों? क्योंकि आई का कोफिशिएंट कितना है, चलो अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले ये चेक कर लेते हैं, पहले पार्ट को देखते हैं, क्या कर लेते हैं, मॉडुलस निकाल लेते हैं। चलिए आइए, ए वेक्टर अगर हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप है तो मॉडुलस इसका निकालेंगे। ठीक है, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर। मॉडुलस ऐसे ही निकलता है, स्क्वायर रूट लगाते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आई स्क्वायर 1 होता है और 2 स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ जाएगा √5, है ना। मॉड ए वेक्टर जो आया √5। अब हम मॉड बी वेक्टर निकालेंगे। मॉड बी वेक्टर, भाई यहाँ पर देखो मॉड बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट कितना है बच्चा, पहले स्क्वायर रूट लगा लो। आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, फिर जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो। अब इसके बाद जो है सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। वंस अगेन इट इज़ √5, है ना। सो दिस मॉडुलस ऑफ दिस टू वेक्टर आर इक्वल। ठीक है, यानी इन दोनों का मॉड इक्वल हो गया। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। भाई पहले पार्ट के लिए यस, इसके लिए आंसर क्या आएगा, यस। ठीक है, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व किया जाए, आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। देखो ए वेक्टर हम यहाँ लिखते हैं समझाने के लिए, आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर लिख लेते हैं 2i कैप j कैप। अब इन्हें बताना है कि क्या ये इक्वल है। देखो इक्वल की कंडीशन वही होती है, क्या होती है, वही होती है, वही मतलब देखो अगर कोई दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनका डायरेक्शन भी इक्वल होगा और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। तो पहले डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन और फिर आई जे के कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड में वही, है ना, पार्टिसिपेट करते हैं। देखो आओ ध्यान से देखते हैं हम। पहले आई कैप है यहाँ पे, प्लस का आई कैप और प्लस का आई कैप यहाँ पे है, जे कैप यहाँ पे है, जे कैप यहाँ पे है। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन भाई यहाँ पे एक लोचा आ गया। क्या लोचा आ गया? इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, देखिए आई के कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए आई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो भाई यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। जे का कोफिशिएंट 2 और जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, तो 2 और 1 कैसे इक्वल हो सकते हैं? जब ये इक्वल नहीं हो सकते तो वेक्टर कैसे इक्वल हो सकते हैं? यानी ये वेक्टर इक्वल नहीं है, नो। अगर ये हम कहें ऐसा तो तुम कह देना नो। क्या लिखना? नो, ये सही नहीं है। यानी अगर हम कह दे ऐसा तो तुम कह देना यस। ठीक है, यानी ये सही है, ये नहीं सही है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ही इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देखेंगे। ठीक है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देखो भाई ऐसा है, इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे।
यानी हमें दो डिफरेंट वेक्टर लिखना है। ऐसे दो डिफरेंट वेक्टर लिखना है जिनका हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। देखो एक वेक्टर में लिखता हूँ, समझो इस चीज़ को, एक वेक्टर में लिखने जा रहा हूँ सोल्यूशन में, एक एग्जाम्पल के तौर पे, यानी 2 वेक्टर्स लिखने हैं तो पहला ए वेक्टर, इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ भाई, ध्यान से सुनो, आई कैप प्लस 2j कैप। दूसरा वेक्टर 2i कैप और j कैप। ठीक है सर, इसके पहले वाले क्वेश्चन का आपने पूरा वेक्टर वही लिख दिया, क्या करूं मैं, लिख दूंगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तुम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे दो वेक्टर लिखो कि डिफरेंट हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो भाई मुझे इसके पहले वाले क्वेश्चन में पता था कि उसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर डिफरेंट है, तो मैंने उसी को उठा के लिख दिया। अब चेक कर लो, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट आई स्क्वायर 1 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, लो भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लो भाई √5 बन गया। अब बताओ मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसको निकाल लो भाई, आई का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, लो बेटा 5 बन जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 1 और 4 5, √5 मैग्नीट्यूड सेम वेक्टर डिफरेंट। बताओ इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं मिलेगा? तुम मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, तुम जो कुछ भी चाहो। और देखो एक वेक्टर नेक्स्ट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था बच्चा, ये फर्स्ट था, और भी एग्जाम्पल तुम लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, एक वेक्टर और लिखो, माना कि उसे मैंने कहा सी वेक्टर, ठीक है, कुछ भी कह दिया, यहाँ ए भी किया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर तुमको ये अच्छा ना लगे, सर हमको ये अच्छा नहीं लगा, हमको मज़ा नहीं आया इसमें, ये हम तो पहले ही देख चुके थे, कुछ नया वेक्टर लिखो, चलो नया लिख देते हैं भाई। देखो ऐसे देखो, ध्यान से समझो, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है सर, डी वेक्टर लिख दो बच्चा, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। सर क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। देखो यहाँ 2 है और यहाँ -2 है, तो कैसे इक्वल हो गए? ये डिफरेंट हो गए। अब मैग्नीट्यूड चेक करो बेटा, अगर हमने सही लिखे हैं एग्जाम्पल तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। मॉड ऑफ सी वेक्टर, देखो यहाँ पर 2i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, ठीक, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 13, यानी 9 4 13। इसका मैग्नीट्यूड निकालो बच्चा डी वेक्टर का, यहाँ आई का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, लो बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा फिर से, और 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, लो भाई 13। मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, अभी तो मैं लिखने लगूंगा ना तो ये 2 4 3 लिखूंगा तब भी वेक्टर हम ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल तो आप 1 2 लिखो, जानो समझो। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं, 9 के थर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। लो भाई इस बार डिफरेंट वेक्टर होना चाहिए, वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन उस बार मैग्नीट्यूड सेम पूछा, इस बार क्या पूछा, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए सेम, ऐसे वेक्टर लिखो। आओ देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। डिफरेंट वेक्टर होने चाहिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक, तो बी वेक्टर, ऐसे 2 वेक्टर लिखना है। देखो जिसका इसका डायरेक्शन किधर है, प्लस आई कैप की ओर है ना। जैसे मान लो हम बनाएं एक इस तरह एक्स एक्सिस बना दे, आई कैप इधर होता है ना, तो इधर की ओर इसका डायरेक्शन, प्लस जे कैप इधर होता है ना, वाई एक्सिस की ओर होता है ना, तो जे कैप इधर है, इधर की ओर होता है। तो ये इस वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा ही है। ठीक है, आई जे के बिटवीन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसका कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बी वेक्टर जब हम करेंगे ना तो यहाँ पे कर देते हैं -5i कैप, ना
यहाँ डायरेक्शन को सेम करना है तो डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, वेक्टर डिफरेंट होना चाहिए तो वेक्टर डिफरेंट कर दो। केवल इतना काम करो, यहाँ 5 लिख दो और आई कैप लिख दो, ठीक है, प्लस 4j कैप कर दो इस तरीके से। देखो आई कैप यानी आई डायरेक्शन इसका, जे डायरेक्शन इसका, आई डायरेक्शन इसका, जे डायरेक्शन इसका, लेकिन कोफिशिएंट हमने बदल दिए भाई, कोफिशिएंट बदल दिए तो वेक्टर क्या हो गया, डिफरेंट हो गए, है ना। दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन वेक्टर डिफरेंट है। इस तरीके से तुम मिलियंस ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हो बच्चा। यही हमारा एक एग्जाम्पल है। अब कोई किसी बच्चे के दिमाग में ये आएगा सर किताब में तो दूसरा दिया है। अरे भाई किताब में दूसरा दिया है, हमने दूसरा लिखा, तुम दूसरा लिख दो। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर की कामना मत करो कि किताब से मैच करेगा। किताब वाले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ लिखे हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ लिखेंगे, लेकिन बात सेम होनी चाहिए, बात सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखो वेक्टर डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, बस इससे हमें मतलब है, इससे नहीं मतलब है ना कि किताब में आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आंसर मैच करना होगा तो हम वही वाला वेक्टर उठा के यहाँ छाप देंगे, आप भी खुश, हम भी खुश, किताब वाले भी खुश। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के 4 में क्या पूछ रहा है, इफ़ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, कोई दो वेक्टर है ए और बी, पूछा गया इज इट ट्रू दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, क्वेश्चन मार्क है, क्या ये सही है। फिर बोला गया जस्टिफाई योर आंसर। देखो सबसे पहली बात तो ये सही नहीं है, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल हमने देखे जहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर बराबर हो, प्लस का मतलब वही हो गया। फिलहाल यहाँ दिया गया है जस्टिफाई योर आंसर, तो हम जस्टिफाई भी करेंगे। इसके लिए तो हम लोग लिख देंगे नो, है ना, सिंपली। तो लेकिन कैसे जस्टिफाई करो कि हाँ वो इक्वल नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, इस चीज़ को लेते हैं। फिर पहली बात तो एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड दो वेक्टर होंगे, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन में लिखेंगे। देखो एक वेक्टर लेट करते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप, है ना। एंड सेकंड वेक्टर लेते हैं बच्चा, बी वेक्टर इज इक्वल टू जो है 2i कैप माइनस 3j कैप, है ना। इस तरीके से ले लिया और तुम चेक करो इनका मैग्नीट्यूड चेक करो बच्चा। मॉडुलस ऑफ 2a स्क्वायर 3 स्क्वायर बहुत निकालना सिखाया, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 9 4 13, लो भाई 9 4 13। मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो बच्चा क्या बना जाके 4 + 9 एंड आल्सो 13। मतलब इससे क्या समझ में आया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अच्छा सर इसको भी चेक कर लिया जाए, क्या ये ऐसा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस बी वेक्टर। सबसे पहली बात ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस बी वेक्टर, भाई प्लस बी वेक्टर तो ये लिखा ही है। ए वेक्टर देखो ये है और बी वेक्टर देखो ये है, क्या ये सही है, ये वेक्टर का साइन है इस तरीके से। ठीक है, देखो इसमें कोई इफेक्ट आएगा कुछ नहीं, प्लस ये बात सही नहीं है ना, ये वेक्टर प्लस का मतलब कुछ नहीं है, ऐसे हटा के देखो, मतलब ये पूछना चाह रहा है क्या ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर होंगे अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बिल्कुल नहीं, नो ऐसा नहीं है। इसको भी चेक कर लो, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ठीक है, क्या ऐसा होगा, तो पहले ए वेक्टर तो ये है, हम माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। माइनस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, और देखो यहाँ माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और ये माइनस बी वेक्टर, और तुम्हारे पास ए वेक्टर कितना है, लिख दो ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या ये बराबर हैं, नहीं है। यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है, -2, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है, +2, तो यहीं से ये फेल कर गए, यहाँ बराबर लेकिन यहाँ नहीं बराबर, तो ये भी नो की कैटेगरी में आ जाएगा। जब प्लस के साथ नो आया, माइनस के साथ नो आया, तो प्लस माइनस के साथ तो नो आएगा, मतलब ये सही नहीं है, ये फॉल्स बात है, ये ट्रू बात नहीं है। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस b इज़ नॉट ट्रू यानी फॉल्स है, नॉट ट्रू।
और जस्टिफिकेशन यही हुआ हमारा, जस्टिफाई योर आंसर। सो इस तरीके से आप अगर जस्टिफाई करना चाहेंगे तो कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो 9 वाले क्वेश्चन को हमने निपटा लिया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। जो अब क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये चीज़ देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ठीक क्वेश्चन है, मतलब ठीक है। इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए, इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विथ आई कैप एंड π/4 विथ जे कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो यूनिट इस तरीके से आई कैप जे कैप और यहाँ पे एंगल्स का खेल आ गया, तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में। डायरेक्शन कोसाइन को हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में काफ़ी अच्छा सवाल बताया था आपको कि कैसे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, कब आता है, कैसे आता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कशन कर देंगे उसकी, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखो एक ऐसा कोई एक वेक्टर है, ठीक है, कोई एक वेक्टर है, जैसे मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है ना, इस तरीके से यहाँ तक लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, नीचे नेगेटिव पार्ट नहीं लेते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। इस तरीके से मान लेते हैं। ये 3D प्लेन में हमने बात कर ली। अच्छा, ये ओरिजिन है। अभी हम 3D चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन को बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बिना तो वो चैप्टर पढ़ा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखो एक कोई वेक्टर आया, क्या आया बच्चा, अच्छा इधर देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक। एक वेक्टर आएगा, कोई एक वेक्टर आएगा, सपोज द वेक्टर इज दिस। अच्छा देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस कैसे है, जेड एक्सिस कुछ ऐसे है बच्चा, ठीक है, यानी हमारा पेन बाहर की ओर, क्योंकि 3D में इसको हम जेड एक्सिस को बना नहीं सकते ना, तो प्लेन में ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, वैसे कुछ, तो इस तरीके से नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड एक्सिस हमारा ऐसे है, ठीक है। तो अब जो एक वेक्टर होगा, हमारा वेक्टर ऐसे स्पेस में ऐसे टंगा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं आप तुम फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके से वेक्टर होगा। और वो वेक्टर क्या कर रहा होगा, हम एक और पेन ले ले, एक मिनट। तो पेन से 1 2 पेन, 4 3 ये हो गया, फिर एक ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, है ना। इस तरीके से हम कुछ फील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये मेरा ये वाला पेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस। इस पेन को हमने क्या कह दिया बच्चा, अभी इस पेन को बाहर रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। इस देखो अब ध्यान से समझो, इस वाले को हम इधर कर देते हैं, है ना, इस तरीके से कर देते हैं। आई थिंक आप फील कर पा रहे होंगे। अब देखो ध्यान से समझो, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और ये जो बाहर की ओर तुम्हारी ओर ये इसका आ रहा है ना, तुमको मारने की कोशिश कर रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि बंदूक तुम्हारी तरफ आ गई है, ठीक है। इस तरीके से ये जेड एक्सिस का काम कर रहा है, ठीक है। अब सर वेक्टर कौन सा होगा, वेक्टर यहाँ आएगा, वेक्टर ये आया, अरे वेक्टर लग जा, वेक्टर लग जा, यह वेक्टर आया बच्चा। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पकड़ लेता हूँ वेक्टर को, है ना, वेक्टर ये आ गया, ये है वेक्टर, ऐसे पकड़ो, ये है वेक्टर, ठीक है, ये है वेक्टर, ये वेक्टर है। देखो फील करो इस चीज़ को, ये मेरा हाथ ओरिजिन हो गया। अब देखो इस वेक्टर की करामात देखो, ये यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, अब किससे बताएं, ऐसे ही देखो, ये एक एंगल यहाँ पे बन रहा है वाई एक्सिस से, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच में जगह है, देखो ये एक एक्स एक्सिस पे एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे जेड एक्सिस से भी एंगल बना रहा है, सॉरी ये जो है जेड एक्सिस से भी, ये जेड एक्सिस से एंगल, ये एक्स एक्सिस से एंगल, और ये देखो वाई एक्सिस से एंगल, मतलब ये वेक्टर तीनों से ही एंगल बना पा रहा है। आई थिंक आपको ये बातें, देखो ये एक्स एक्सिस से और ये जेड एक्सिस से, ये वाला जो जगह, सॉरी ये वाली जो जगह है ये जेड एक्सिस से, है ना, ये जेड एक्सिस से, और ये वाई एक्सिस से ये जो जगह बन रही है, यानी ये एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस का एंगल और वाई एक्सिस का एंगल, और ये फिर से ये देखो ये जगह जो है ये जेड एक्सिस से, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेक्टर स्पेस में घूम रहा है,
और यहाँ पे हम बनाएंगे इसको और समझाएंगे बच्चों। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब देखो ये वेक्टर इस तरीके से है बच्चा, ठीक है, यही ए वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यहाँ बोला गया यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, यूनिट वेक्टर है। अच्छा, एक्स एक्सिस की ओर आई कैप होता है, वाई एक्सिस की ओर जे कैप होता है, जेड एक्सिस की ओर के कैप होता है, इस तरीके से। और वो जो मैंने बाहर की ओर पेंसिल लगाया था वही है ये जेड एक्सिस, इसमें बना नहीं सकते ना ऐसे। अब सुनना ध्यान से, ये एंगल बना रहा है आई, यानी इधर की ओर है तो आई से कुछ एंगल बना रहा है, इसको हमने अल्फ़ा कह दिया। जैसे कुछ एंगल बना रहा है इसको मैंने बीटा कह दिया, ठीक है, इस तरीके से। और जेड से कुछ एंगल बना रहा है इसे हमने क्या कह दिया, गामा कह दिया बच्चा। गामा मतलब देखो यहाँ जो के है जेड की ओर है और यहाँ बोला गया थीटा, तो गामा की वैल्यू थीटा है यहाँ पे, इस तरीके से। अच्छा, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, एंगल कहते हैं बना हुआ। इन्हीं एंगल क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। एंगल क्या कर रहे हैं यहाँ, डायरेक्शन, जितने एंगल पे इधर उधर करोगे डायरेक्शन बन जाएगा। और इनका कॉस ले लो, कॉस, तो कॉस अल्फ़ा, इस एंगल का कॉस और इस एंगल का कॉस, कॉस बीटा, इस एंगल का कॉस, कॉस गामा, और यहाँ पे कॉस गामा के स्थान पे क्या रहेगा, कॉस थीटा। ये तीनों हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और एक रिलेशन इनमें बनता है, अभी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वहाँ मैंने किया है, आप देखो वो रिलेशन कैसे बनता है, वहाँ पे ये भी बताया हम। एक रिलेशन याद रखेंगे कि हमारा होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो गामा के स्थान पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर, गामा के स्थान पे क्या है, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में मैक्स एंगल π/3 विद आई कैप, आई कैप मतलब इस वाले की बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है भाई, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो दी गई है वो बच्चा π/3 दी गई है, और बीटा की वैल्यू जो दी गई है π/4 जो जे से बना रहा है, और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला है और हमारे पास फॉर्मूला है, इसी को सॉल्व करेंगे और ये वाला हम हटा भी देंगे, हमारे काम का अब नहीं है। समझाने के लिए बनाया था, बताने के लिए बनाया था। अब सुनना बच्चे ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर रखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू π/3 रख देंगे, π/3 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू π/4 कर देंगे बच्चा, और इसे निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे और बराबर 1 कर देंगे। बाकी इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाकी इधर सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, देखो वीडियो ऑन किया है कि नहीं किया है, ऑन तो है, ठीक है, ऑन है, मुझे लगा ऑन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर π/3 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर π/3 की वैल्यू ये π/3 60 होता है, तो 1/2 होता है, तो 1/2 पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है और उस पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 1/√2 पे स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1। इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेकर, तो 4 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस कॉस, ये एलसीएम करना आना चाहिए भाई, इक्वल टू 1 और 2 कितना होता है, 3/4 होता है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा जब आ जाएगा बच्चा, प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, 1 - 3/4 हो जाएगा बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चा, 4 - 1 यहाँ 4 - 3 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 बच्चा। अब इसके बाद सुनो, कॉस स्क्वायर थीटा जगह पड़ गई कम, हम इधर सॉल्व करेंगे, थोड़ी जगह यहाँ पे है, इस चीज़ को अब मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, अब मैं इसको हटा दूँगा, यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मिला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 बच्चा, कॉस थीटा बराबर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्योंकि स्क्वायर है इसका, स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर, तो वो भी प्लस माइनस, कॉस थीटा बराबर यहाँ पे प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2 हो जाता है। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, ही सेड, क्वेश्चन ने कहा
एक्यूट एंगल की बात हो रही है तो एक्यूट एंगल कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में तो एक्यूट नहीं रहेगा, ऑब्ट्यूस होगा, थर्ड में नहीं जा सकता, फोर्थ में। तो फर्स्ट वाले पॉजिटिव को रखेंगे, क्यों, क्योंकि थीटा एक्यूट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो 1/2 रखेंगे। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस के कितने की वैल्यू होती है, 60 यानी π/3 की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस कैंसिल तो थीटा बराबर π/3, हैंस दिस इज योर आंसर। खुश हो जाओ बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हमने किया, इसके पीछे का लॉजिक भी समझा, इसके पीछे का रीजन भी समझा, कैसे डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता है उसको भी समझा, IJK कैप को भी समझा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, जितना मुझसे हो सका मैंने कर दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इनको हम जल्दी से निपटा देंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, है ना। पहले वाले का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड देखो, इसमें मैग्नीट्यूड है तो इसको मॉड पहना दो, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड पहना दो, ठीक है। तो मॉड लगा दो, मतलब अब इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। I का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, K का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 1, 3 बार 1, 1 + 1 + 1 तो √3, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। सेकंड, अगले वाले को देख लिया जाए, इस पर भी मॉड लगा दो बच्चा। 2i कैप -3j कैप -7k कैप, जिसका मैग्नीट्यूड पूछे उस पर मॉड लगाओ। चलो, i का कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट -7 तो -7 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर यानी 9 एंड -7 का स्क्वायर 49। जानते हो नेगेटिव का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव आ जाता। तो यहाँ से जब आएगा 9 4 13, 13 9 3 12, 49 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 49 में 10 ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा, यानी 59 हो जाएगा। फिर बचा 3 3 और वो 62 योर आंसर, ओके। एंड अब हम लोग जो है थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड में भी मैग्नीट्यूड पूछा तो इसको यही मॉड पहना दो। तो 1/√3 i कैप -1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, मॉड पहना दो इधर से भी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 का स्क्वायर कर दो, प्लस क्यों, i का कोफिशिएंट 1/√3 तो इसको कर देंगे, j का कोफिशिएंट -1/√3 तो उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस k का कोफिशिएंट 1/√3 अगेन तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ठीक है 1/3 1/3 1/3 क्या हो जाएगा बच्चा, तीनों का डिनोमिनेटर सेम 1 1 1 1/3 1/3 1/3 3 टाइम्स 1/3 यानी 3/3 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा और √1 का 1 हो जाता है और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, इसमें कुछ दम बारूद था नहीं तो हमने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है।